नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स फर्स्ट लेसन के सभी सूत्र और न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी सूत्र और न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला लेसन है वैद्युत आवेश, क्षेत्र एवं द्विध्रुव। तो इसके पहले सभी सूत्र, इसमें पहला सूत्र है आवेश, यानी कि अगर आवेश ज्ञात करना हुआ तो इसके लिए सूत्र होता है Q बराबर NE। यहाँ पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद दूसरा सूत्र है कूलाम का नियम। तो इसका सूत्र होता है कैपिटल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन। या फिर इसी सूत्र को लिखते हैं F बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो ये दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। तो इसकी जगह पे ये मान रख देने पर ये सूत्र प्राप्त होगा। इसके बाद यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात अथवा वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम है, तो अगर कोई अन्य माध्यम हुआ तो वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ के भी आ जाता है, यानी कि के उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो अगर यहाँ पर ये पहले वाला समीकरण और ये दूसरा वाला समीकरण, इन दोनों को हल करते हैं तो इन दोनों के प्रयोग से सूत्र बनता है F/Fm बराबर K। यहाँ पर K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, और F वायु में दोनों आवेशों के बीच आरोपित बल, और Fm अन्य किसी माध्यम में आवेशों के बीच आरोपित बल। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 जो है, एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद एक नोट दिया गया, यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। यानी कि अगर दो आवेशित कर दिए गए हैं और उनको परस्पर स्पर्श कराया जाए, और स्पर्श कराने के बाद हटाकर अलग अलग रख दिया जाए, तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। जैसे एक पर 6 कूलाम आवेश दिया गया हो और दूसरे पर 4 कूलाम आवेश दिया गया हो, तो जब दोनों को स्पर्श करा दिया जाएगा तो दोनों पर उनकी मात्रा समान, यानी कि 5 कूलाम। और ये ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, यानी कि Q1 बराबर Q2, दोनों आवेश समान होंगे, और दोनों आवेश समान होने के लिए आपको Q1 प्लस Q2 बटे 2, यानी कि दोनों कणों के आवेश को ऐड करना है, उसको 2 से भाग करने पर जो मान आएगा वो दोनों आवेशों को बराबर बराबर, यानी कि दोनों कणों को बराबर बराबर मिल जाएगा। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लिखते हैं कैपिटल E से। सूत्र होता है कैपिटल E बराबर F/Q0। यहाँ पर F आरोपित बल है और Q0 परीक्षण आवेश होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन और बटे में आवेश दिया गया तो प्रति कूलाम। इसके बाद चौथा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर, और इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि तीव्रता है तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम ही होगा। यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अभी पहले सूत्र में बताया गया आपको, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसके बाद अगला, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू एक्स बटे A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसके बाद अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको लिखते हैं स्मॉल p से। सूत्र होता है Q इंटू 2L, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है उसको 2L से लिखते हैं, तो सूत्र बन जाता है P बराबर 2QL। इसके बाद अगला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म को टाउ से लिखते हैं। इसका सूत्र होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर।
यहाँ पर P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है W बराबर PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, यानी कि अगर दो कोणीय स्थितियां दी गई हैं तो वहां पर पहले θ1 और फिर θ2। अगर θ1 का मान 0 हो और θ2 का मान θ हो तो फिर ये सूत्र बनेगा W बराबर PE cos θ1 की जगह पे 0 डिग्री और θ2 की जगह पे हो जाएगा cos θ। तो ये आएगा फिर W बराबर PE cos 0 का मान 1 माइनस cos θ। इसके बाद नोट में दिया गया थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि अगर कोण थीटा दिया गया तो उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको लिखते हैं U थीटा बराबर माइनस PE cos θ। इसके बाद अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें पहली कंडीशन है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, अगर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी तो इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P/r³। और इसके बाद दूसरी कंडीशन है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, यानी कि अगर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r³। और तीसरी कंडीशन है r दूरी पर स्थित तथा थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर तीव्रता। इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r³ फिर इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसके बाद अगला सतत आवेश वितरण। इसमें पहला है रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि आवेश अगर एक रेखीय यानी कि लंबाई में फैला हुआ है तो इसके लिए सूत्र होता है लैम्डा बराबर Q/L। यहाँ पर Q आवेश और L जिस लंबाई में आवेश फैला हुआ है उसकी लंबाई, और लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व। इसके बाद दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो इसको लिखते हैं सिग्मा बराबर Q/A, यानी कि अगर आवेश क्षेत्रफल में फैला हुआ है, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और चौड़ाई में, तो इसके लिए फिर पृष्ठ आवेश घनत्व तो इसको सिग्मा से लिखते हैं और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद अगला है आयतन आवेश घनत्व, यानी कि अगर आवेश आयतन में फैला हुआ, आयतन का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई में, तो वहां पर फिर आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करते हैं। इसके लिए लिखते हैं रो से रो बराबर Q/V और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद न्यूमेरिकल पहला क्वेश्चन दिया गया एक आवेशित चालक पर सामान्य अवस्था की तुलना में 1000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, चालक पर उपस्थित आवेश का परिमाण तथा प्रकृति बताइए। तो इसमें दिया गया है 1000 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते हैं n से। n बराबर दिया गया है 1000, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 1000 और इसमें ज्ञात करना है आवेश का परिमाण, यानी कि आवेश Q आपको ज्ञात करना है। और सूत्र भी आपको बताया गया था आवेश के लिए Q बराबर NE। यहाँ पर Q ज्ञात करना है, N आपको दिया है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश इसका मान बताया था E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ये E का मान होता है। तो यहाँ पर अब आवेश ज्ञात करना है, तो Q बराबर N यानी कि 1000 फिर गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। जब इसका गुणा करेंगे तो Q बराबर जब 1.6 का गुणा, या फिर इसको लिख सकते हो आप 1.6 गुणे 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3 फिर गुणे 10 की घात -19। ये हो जाएगा Q बराबर 1.6 गुणे 10 की घात यहाँ पे -19 और यहाँ पे +3, तो -19 से जब प्लस का 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -16। तो यहाँ पर आवेश का मान आ गया Q बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -16। तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सवाल में लिखा गया है आवेश का परिमाण तथा प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब यहाँ पर जो आवेश आया है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ये आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आवेश जो होगा वो धनात्मक आएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो फिर आवेश जो होगा वो ऋणात्मक होगा।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कमी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए जो आवेश आएगा इसका मान धनात्मक होगा। यानी कि आप बता सकते हो कि प्रकृति इसकी जो होगी वो धनात्मक होगी। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रकृति दी होती है, यानी कि हो सकता है बता दिया जाए कि आवेश धनात्मक है और फिर पूछा जाएगा आपसे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता। तो फिर आपको ध्यान देना है, अगर धनात्मक हुआ तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर ऋणात्मक हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? तो इस पर पहले दिया गया है 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम, यानी कूलाम आवेश का मात्रक होता है। तो ये क्यू दिया गया आपको, क्यू बराबर दिया है 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। सूत्र भी बताया था आपको, क्यू बराबर NE। तो अब की बार यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। तो जब n का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो E यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, यानी कि n बराबर हो जाएगा Q बट्टे E। तो ये हो जाएगा n बराबर Q, यानी आवेश का मान दिया है 2.4 गुणे 10 की घात -18 E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसका मान अभी बताया था 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो n बराबर यहाँ पे दशमलव से दशमलव कट जाएगा और ये हो जाएगा 24/16 गुणे 10 की घात, ये -19 है, -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, और यहाँ गुणे में दिया गया है 10 की घात -18। इसके बाद n बराबर, जब इसको काटेंगे 8 से, 8 त्रिक 24 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणे 10, यहाँ पे 19 से 18 घटाएंगे तो घात 1 आ जाएगी, यानी कि इसको लिख सकते हैं n बराबर, जब 3 का गुणा 10 में किया जाएगा तो ये हो जाएगा 30 और बट्टे में आ जाएगा 2। तो n बराबर 2 से जब 30 को भाग करेंगे तो ये चला जाएगा 15 बार, यानी कि n का मान आ जाएगा 15। यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसमें पूछा गया था कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता। तो आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि कूलाम धन आवेश है। अभी हमने बताया था आपको कि अगर धनात्मक हुआ तो कमी होगी, अगर ऋणावेश हुआ तो अधिकता होगी। तो यहाँ पर आवेश जो है वो धनात्मक दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो आप लिख देना इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी होगी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश 2 कूलाम तथा 4 कूलाम एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो इसमें दिया गया है 2 कूलाम तथा 4 कूलाम, यानी कि ये 2 आवेश दिए गए हैं। तो आप पहला लिखोगे Q1 बराबर 2 कूलाम और इसके बाद दूसरा है Q2 बराबर 4 कूलाम। तो ये आवेश हो गए और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है 4 मीटर। तो ये हो जाएगा R बराबर 4 मीटर और इनके मध्य वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी कि F आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र आपको भी कूलाम के नियम में बताया गया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो ये कूलाम के नियम से लिखा गया है। अब इसमें जब मान रखेंगे तो F बराबर यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान बताया गया आपको 9 गुणे 10 की घात 9, फिर गुणे Q1 का मान 2, फिर Q2 का मान 4, फिर बट्टे R स्क्वायर, R का मान 4 दिया गया तो 4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 9 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 10 की घात 9 बट्टे 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब इसको काट सकते हैं, 4 चौक 16 और फिर 2 दूनी 4, यानी कि ये आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और बट्टे में आ जाएगा 2। जब इसको भाग करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2 चौको 8, यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10,
4.5 गुणे 10⁻9 बल निकाल रहे थे और बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह जांच कीजिए कि निष्पत्ति ke² बट्टे कैपिटल G me यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और mp यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान विमाहीन है, यानी कि इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं है। और विमीय सूत्र उसका नहीं होता जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होना चाहिए। तो इसकी जांच करनी है आपको। तो सबसे पहले अभी आपको एक कूलाम का नियम बताया गया था जिसमें लिखा गया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। इस सूत्र को इस तरह भी लिखते हैं, यानी कि F बराबर स्मॉल k Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर स्मॉल k जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से हम लोग स्मॉल k का मान ज्ञात करें तो स्मॉल k बराबर यहाँ पे हो जाएगा F, ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो गुणे में आएगा, तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 गुणे में दिया गया है k के, तो ये जब दूसरी तरफ लाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा Q1 इंटू Q2। यानी कि अगर यहाँ से हम लोग स्मॉल k का मात्रक ज्ञात करें तो k का मात्रक बराबर, तो इसका मात्रक जो है इस राशि के बराबर होगा। तो इधर दिया गया बल का मात्रक होता है न्यूटन, r यानी कि त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, फिर बट्टे यहाँ पर ये आवेश और ये आवेश का मात्रक कूलाम, तो दोनों आवेशों का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो ये स्मॉल k का मात्रक हो गया। इसके बाद अगली राशि दी गई है इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन का मात्रक, इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसके बाद अगली राशि है कैपिटल G। तो कैपिटल G के लिए आपको एक सूत्र बताया गया होगा, गुरुत्वाकर्षण नियम। तो गुरुत्वाकर्षण नियम होता था F बराबर कैपिटल G m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम लोग कैपिटल G का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा F, आर स्क्वायर इधर गुणे में आएगा तो F इंटू आर स्क्वायर, m1 m2 गुणे में दिया गया तो जब दूसरी तरफ आएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा m1 इंटू m2। अब इसके बाद कैपिटल G का मात्रक लिखेंगे, तो कैपिटल G का मात्रक बराबर, अब इसके मात्रक के बराबर होगा तो यहाँ पे F लिखा है यानी कि बल का मात्रक न्यूटन, फिर R यानी कि त्रिज्या, इसका मात्रक मीटर, फिर बट्टे m1 m2, यहाँ पर m1 m2 द्रव्यमान है तो पहले का किलोग्राम फिर दूसरे का किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो ये कैपिटल G का मात्रक हो गया। इसके बाद अब दिया गया है me यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और फिर mp यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो अब यहाँ पे me का मात्रक बराबर mp का मात्रक बराबर किलोग्राम, यानी कि दोनों द्रव्यमान दिए गए तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। तो यहाँ पर k का मात्रक ज्ञात हो गया, e का मात्रक ज्ञात हो गया है, कैपिटल G का मात्रक ज्ञात हो गया और me और mp के मात्रक ज्ञात हो गए। तो अब जो राशि दी गई है इसमें इन सभी के मान रखना है। तो अब सभी मात्रकों के मान इसमें रखना है। तो सबसे पहले लिया गया स्मॉल k का मात्रक आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये स्मॉल k का मात्रक हो गया। इसके बाद इनटू e लिखा गया है, e का मात्रक था कूलाम, तो कूलाम यानी e स्क्वायर दिया गया तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, फिर बट्टे, अब बट्टे में दिया गया है कैपिटल G का मात्रक आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल G का मात्रक हो गया। इसके बाद me ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि इसका मात्रक किलोग्राम, फिर इसके बाद mp यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम।
तो फिर यहाँ पर ये कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर से ये दोनों किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे, और न्यूटन मीटर स्क्वायर से ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 1, यानी कि कोई भी मात्रक नहीं आया। तो बराबर कोई मात्रक नहीं। तो जब इसका कोई मात्रक नहीं है तो फिर यह एक विमाहीन राशि हो जाएगी। इसके बाद अगला है हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो इसमें दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, यानी कि स्मॉल r बराबर दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको पहले मीटर में बदलना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए गुणा करते हैं 10 की घात -10 से, तो ये बदल जाएगा मीटर में। अब इसमें हीलियम के नाभिक लिखा है, तो हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए हीलियम के नाभिक पर जब आवेश निकालेंगे तो आवेश में Q बराबर 2 गुणे, इसके बाद प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो 2 होते हैं इसलिए आगे 2 से गुणा कर दिया जाएगा। अब इसके बाद ज्ञात करना है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E ज्ञात करना है। और सूत्र बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर। इसके बाद E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इसके बाद गुणे यहाँ पे लिखा गया Q, आवेश का मान हो जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और फिर बटे r स्क्वायर। r का मान यहाँ पे लिखा है 10 की घात -10, 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये 10 की घात -10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा E बराबर 9 गुणे, जब 1.6 का गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात 19 से प्लस का 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10, और बट्टे में हो जाएगा 10 की घात 10 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -20। इसके बाद E बराबर इसका गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, फिर 9 त्रिक 27 से 28, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 28.8 गुणे 10 की घात, ये माइनस का 20 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर दिया है 10 की घात में -10, तो ये आ जाएगा फिर E बराबर 28.8 गुणे 10 की घात 20 से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। इतना आ गया। अब फिजिक्स में जो है अंशतः दशमलव में यानी कि मानक रूप में लिखा जाता है। मानक रूप का मतलब दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होना चाहिए, तो ये दशमलव उठा के आपको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा फिर E बराबर 2.88 गुणे 10 की घात 11, तो दशमलव एक अंक इस तरफ गया तो यहाँ पर घात में 1 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर दशमलव आप बाएं से दाईं ओर, यानी कि दशमलव आप इस तरफ से इधर ले जाएंगे तो 10 की घात हमेशा प्लस में बढ़ेगी, और अगर आप दशमलव इस तरफ से इस तरफ यानी कि बाईं से दाईं ले जाएंगे तो इसका मान माइनस में, और जब दाएं से बाएं लाएंगे तो 10 की घात का मान प्लस में बढ़ेगा। इसके बाद अगला है एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो इसमें दिया गया है अल्फा कण, तो अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2e होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर अल्फा कण पर आवेश होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो फिर ये हो जाएगा Q बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो ये अल्फा कण पर आवेश हो जाएगा। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, यानी कि कैपिटल E बराबर दिया है 15
गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। इसके बाद सूत्र बताया था आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र के लिए, E बराबर F/Q, और हम लोग ज्ञात करना है पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो अगर यहाँ से F का मान निकालेंगे तो Q इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा E इंटू Q। तो ये हो जाएगा F बराबर E का मान दिया है 15 गुणे 10 की घात 4 गुणे Q, यानी कि अल्फा कण पर आवेश निकाला गया है 3.2 गुणे 10 की घात -19। इसके बाद F बराबर यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल आया 3, 15 तिया 45, 45 और 3 मिलके हो जाएगा 48। एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात, यहाँ पे 19 से 4 घटाएंगे, और जब 19 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 की घात में आ जाएगा -15। तो ये हो जाएगा F बराबर 48.0 गुणे 10 की घात -15। अभी दशमलव में बताया था हमने, फिजिक्स में मानक रूप में लिखते हैं और मानक रूप का मतलब होता है दशमलव। हमें दशमलव जो है एक अंक के बाद होना चाहिए। तो फिर ये हो जाएगा F बराबर 4.8 गुणे 10 की घात, इसमें दशमलव फिर दाएं से बाईं ओर गया तो घात प्लस में बढ़ेगी, जब यहाँ पर प्लस में घात बढ़ेगी एक अंक तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -14। बल ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक न्यूटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करना है हम लोगों को। तो इसमें दिया गया है पहले 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं स्मॉल p से। p बराबर दिया गया है 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर, p का मान हो गया। फिर इसके बाद दिया गया 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि E बराबर दिया गया है 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि कूलाम इनवर्स लिखा है, इसको प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर थीटा बराबर दिया गया है 30 अंश, और ज्ञात करना है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से, और इसका सूत्र होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो जब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा टाउ बराबर P, इसका मान दिया है 4 गुणे 10 की घात -9 E का मान दिया गया है 5 गुणे 10 की घात 4, फिर गुणे साइन थीटा यानी कि साइन 30 अंश दिया गया है। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात -9 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। इसके बाद जब 1/2 से 20 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2-20 गुणे 10 की घात -5। अब ये हो जाएगा 10 की घात -5 से ये वाला एक घटेगा तो ये आ जाएगा 10 की घात -4। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं, और बल आघूर्ण का मान मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर आ गया 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर है। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन पर जो आवेश होता है वो +E होता है, और क्लोरीन आयन पर आवेश जो होता है वो -E होता है, और यहाँ पर एक आवेश प्लस और दूसरा आवेश माइनस। तो जब समान परिमाण के तथा प्रकृति में विपरीत 2 आवेश मिलते हैं तो उससे एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर जब आवेश हम लोग लिखेंगे तो फिर Q बराबर E, यानी कि आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, यानी कि P का मान दिया गया है 3.4 गुणे 10 की घात -30
कूलाम मीटर। इसके बाद हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करना है। और आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो -q और +q आवेशों से मिलकर बनता है और इसके बीच की दूरी जो होती है 2L होती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करना है, यानी कि हम लोगों को 2L ज्ञात करना है, क्योंकि ये दोनों आयन मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे, क्योंकि एक पर प्लस आवेश होता है और दूसरे पर माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को 2L ज्ञात करना है और सूत्र होता है P बराबर 2QL। तो यहाँ से जब 2L ज्ञात करेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा P/Q। तो ये हो जाएगा फिर 2L बराबर, तो यहाँ पर P का मान जो दिया गया है वो दिया है 3.4 गुणे 10⁻³ बट्टे Q लिखा है। Q का मान दिया गया है 1.6 गुणे 10⁻19। तो यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट जाएगा और ये आएगा 34/16 गुणे 10⁻19 जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -30 + 19। इसके बाद जब 16 से 34 को भाग करेंगे तो ये जाएगा 16 दूनी 32, यहाँ पे बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 20। इसके बाद 16 एक कम 16, फिर 4 यानी कि 40, 16 दूनी 32, फिर 8 आएगा, 16 पंचे 80 और गुणे 10 की घात यहाँ पे 30 से 19 घटाना है। तो जब 30 से 19 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -11। तो ये आया 2.125 गुणे 10 की घात -11। तो फिर इसका आंसर यानी कि हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के बीच का अगर विस्थापन लिखेंगे तो विस्थापन हो जाएगा 2.125 गुणे 10 की घात -11 मीटर। तो ये आयनों के बीच का विस्थापन हो जाएगा, आयनों के बीच का विस्थापन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 गुणे 10 की घात -9 तथा -100 गुणे 10 की घात -9 कूलाम के दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे से 2.0 गुणे 10 की घात -3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, गणना कीजिए। तो इसमें पहला ज्ञात करना है आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और दूसरा ज्ञात करना है द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में केंद्र से 0.50 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, और तीसरा है यदि यह द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र 1.0 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर की दिशा से 60 अंश का कोण बनाता हो तो इस पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण। यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए। तो सबसे पहले 2 आवेश दिए गए, एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण लेना है आपको, यानी कि Q बराबर हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -9। तो ये आवेश हो गया Q। इसके बाद एक दूसरे से 2.0 गुणे 10 की घात -3 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, और द्विध्रुव की लंबाई लिखते हैं 2L से। तो इसका मान दिया गया है 2.0 गुणे 10 की घात -3 मीटर, और पहले आवेश दिया गया था, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इतना हो गया। अब इसमें आपको पहला जो ज्ञात करना है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q × 2L। तो Q यानी कि आवेश, इसका मान हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -9, फिर गुणे 2L यानी कि लंबाई, तो इसका मान हो जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात -3। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 2.0 गुणे 10 की घात -9 और -3 मिलके हो जाएगा 9 3 12, यानी कि -12। और जो ये 100 दिया है, 100 को लिखते हैं 10 की घात 2। तो फिर ये हो जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात, यहाँ 12 से 2 घट जाएंगे तो ये आ जाएगा -10। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला गया और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो ये पहला हल हो गया।
अब इसके बाद दूसरा, तो सेकंड नंबर में लिखा है द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो इसमें अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति में ज्ञात करना है। तो पहले अक्षीय स्थिति, अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 2p/r³। और इसमें यहाँ पे जो r दिया गया है, इस r का मान आपको रखना है 0.50 मीटर। अब इसके बाद जो इसमें मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा E बराबर यहाँ पे 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 फिर गुणे 2 p यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मान आया 2.0 × 10⁻−10 और बट्टे r⁻3। r का मान आप लिखोगे 0.50 इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा E बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, इसके बाद गुणे 10⁻−10 ये दिया और ये प्लस का 9 है, तो -10 से जब प्लस का 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। इसके बाद बट्टे यहाँ पर 0.50 को 3 बार गुणा करना है यानी कि घन करना है, तो ये हो जाएगा 50 25 पंचे 125, 3 0 हो गए, 0.6 अंक पे लग जाएगा जब 3 बार गुणा किया जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं E बराबर 36 × 10⁻−1 और बट्टे में 10, इसको लिख सकते हैं 125 यानी कि 0.3 अंक इधर लेके जाएंगे तो गुणे 10⁻−3। तो यहाँ पर 0.123 यानी कि 0.3 अंक ले जाएंगे तो 10⁻−3, और दशमलव के बाद केवल 0 होते हैं तो उसको कोई महत्व नहीं होता, उसको छोड़ सकते हैं आप। अब इसके बाद ये हो जाएगा 36 × 10⁻, जब ये -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 होगा और प्लस के 3 से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 10⁻2 बट्टे 125 इतना हो गया। इसके बाद फिर E बराबर 10⁻2 का मतलब होता है 100, 10 दाम 100 और 100 का गुणा 36 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 बट्टे 125, 3600 बट्टे 125 आ गया। 3600 को जब काटेंगे तो इसको 25 से काट दे रहे हैं सीधे, 25 से कम 25, यहाँ पे बचेगा 11 यानी कि 110 हो जाएगा, तो 25 चौको 100 फिर 10 बच जाएगा, फिर ये वाला 0 मिला के 25 चौको 100 और बट्टे में आ जाएगा 25 पंचे 125 यानी कि 144 बट्टे 5। इसके बाद जब 144 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 4 बचेगा 44 हो जाएगा, 5 8 40 फिर 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40, 5 8 40 यानी कि ये आ गया 28.8। तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये अच्छी स्थिति में तीव्रता आ गई 28.8 न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसके बाद निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 p/r³। अक्षीय में 2p/r³ होता है, यहाँ पे p/r³। r का मान वही रखना है आपको। तो जब इसमें सारे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर, इसका मान 9 × 10⁻9, p का मान 2.0 × 10⁻−10 r³ यानी कि 0.50 तो E बराबर जब इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा फिर 14.4 न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि इसके पहले जब अच्छी स्थिति में ज्ञात किया गया था तो वहाँ पर 2p था यानी कि 2 गुना, और पहले वाले में आया था 28.8। अब की बार उसका आधा है तो ये 28.8 का आधा हो जाएगा 14.4। जब इसको हल करेंगे तो यही मान प्राप्त हो जाएगा और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 14.4। इसके बाद इसका तीसरा खंड दिया गया, यदि यह द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र 1.0 × 10�6 वोल्ट प्रति मीटर की दिशा से
60 अंश का कोण बनाता हो तो इस पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण, ये इसकी तीसरी कंडीशन है। तो इसमें दिया गया है वैद्युत क्षेत्र दिया है E बराबर 1.0 गुणे 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद कोण दिया गया है थीटा बराबर 60 अंश, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी हम लोगों ने हल किया था पहले पार्ट में। P बराबर आया था 2.0 गुणे 10⁻−10। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, यानी कि कूलाम मीटर। तो अब की बार इसमें ज्ञात करना है बल आघूर्ण, और इसका सूत्र होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर P का मान 2.0 गुणे 10⁻−10, E का मान 1.0 गुणे 10⁻6 और फिर गुणे साइन थीटा यानी कि साइन 60 अंश। इतना हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो ये 2.0 गुणे 10⁻−10 से 6 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4। इसके बाद गुणे 10 की साइन 60 दिया है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, 10⁻4 गुणे √3 का मान 1.732। तो इसको लिख सकते हैं फिर टाउ बराबर 1.732 गुणे 10⁻4 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो ये आ जाएगा बल आघूर्ण। बात क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वैद्युत द्विध्रुव को चित्र ए से चित्र बी के अनुसार घुमाया जाता है, यानी कि ये चित्र ए है और ये चित्र बी दिया गया है। तो इसको चित्र ए से बी के अनुसार घुमाया जाता है। इसको घुमाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यानी कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया, ये पहले 60 अंश के कोण पर रखा था। इसमें देखिए यहाँ पर +q दिया गया और यहाँ पे -q। इसके बाद इसको 180 अंश घुमा दिया गया है। तो घुमाने पर ये -q पर आ गया और +q यहाँ पर आ गया है। और इसमें ज्ञात करना है किए गए कार्य, यानी कि आपको इसमें W ज्ञात करना है। इसके बाद आवेश दिया गया है आपको, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण लेते हैं हमेशा, यानी कि Q बराबर 5 माइक्रो कूलाम। इसको बदलेंगे तो 5 गुणे 10⁻6 कूलाम। माइक्रो को बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा करते हैं। इसके बाद इसमें जो पहले कोण दिया गया है इसका, यानी कि पहली कंडीशन दी गई है, वो लिखेंगे θ1 बराबर 60 अंश। इसके बाद जब इसको 180 अंश और घुमा दिया जाएगा तो जो θ2 होगा वो आएगा आपका 60, यानी कि पहली कंडीशन। इसके बाद जब इसको 180 अंश और घुमाया गया तो 60 + 180 अंश बराबर आ जाएगा 240 अंश। ये हो गया। और इस द्विध्रुव की लंबाई दी है 1 mm, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई को लिखते हैं 2L से। तो 2L बराबर दिया गया है 1 mm यानी कि मिलीमीटर। इसको बदलने के लिए गुणा करते हैं 10⁻³ से, तो ये बदल के आ जाएगा मीटर में। इसके बाद घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना, और इसका सूत्र होता है W बराबर PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर W बराबर P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका सूत्र होता है Q × 2L। फिर इसके बाद इंटू E, यहाँ पे हो जाएगा cos θ1 यानी कि 60, फिर माइनस cos θ2 यानी कि 240 अंश। इसके बाद ये हो जाएगा W बराबर Q, यानी कि आवेश दिया गया है 5 गुणे 10⁻6, फिर 2L इसकी लंबाई है 1 गुणे 10⁻3, फिर गुणे E वैद्युत क्षेत्र इस चित्र में दिया गया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम। तो E का मान हो जाएगा 2। इसके बाद फिर गुणे यहाँ पे cos 60 का मान होता है 1/2, फिर माइनस इसके बाद दिया गया cos 240, तो cos 240 का मान होता है -1/2। इसका मान -1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 का गुणा करने पर 10 ही आएगा। फिर गुणे 10⁻6 और -3
जुड़ के हो जाएगा -9, फिर गुणे यहाँ पर आएगा 1/2 और फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे 10 की घात 9 से एक 10 ये वाला घटेगा तो ये आएगा 10 की घात -8, फिर गुणे आधा और प्लस आधा मिलके हो जाएगा 1, यानी कि इसका मान आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात -8। तो ये किया गया कार्य आ गया और कार्य का मात्रक होता है जूल।